नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं साढ़े साती से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर के। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में हमारे जब भी साढ़े साती आती है तो ये साढ़े साती का समय कष्टप्रद रहता है। 100 में से आपको 2 ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, मेरे लिए तो साढ़े साती सर्वाधिक श्रेष्ठ थी और साढ़े साती के दौर में ही मैंने सबसे ज्यादा सफलता हासिल किया। ऐसे 2 लोग मिलेंगे। बाकी के 98 लोग आपको यही कहते मिलेंगे कि किसी न किसी तरह से मुझे साढ़े साती ने परेशान किया। साढ़े साती अर्थात 7.5 वर्ष। शनिदेव एक राशि में जब वो गोचर करते हैं तो वो 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं एक राशि में। अब ये साढ़े साती कैसे होती है? जब भी आपकी राशि से शनिदेव 12वीं राशि में आते हैं वहीं से आपको साढ़े साती लग जाती है। जब वो आपकी राशि से 12वें होते हैं तो वो 2.5 साल, इसके पश्चात आपकी राशि पर जब वो आते हैं तो वो 2.5 साल, और फिर आपकी राशि से एक राशि आगे जाते हैं तो वो 2.5 साल, यानी 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। ये 7.5 साल का समय है और ये 7.5 साल शनिदेव साढ़े साती में कष्ट देते हैं। पिछले कुछ दिनों से साढ़े साती के मुख्य जो कष्ट का समय होता है उसमें से भी एक मुख्य 90 दिन का पीरियड निकाल करके मैंने आपको बताया कि 30 दिन 30 दिन 30 दिन, ये 90 दिन के समय को अगर आपने संभाल लिया। और ये समय कब होता है? तो जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र के उस चरण पर संचरण प्रारंभ करते हैं। एक नक्षत्र के एक चरण पूर्व आपका चरण और एक आगे का चरण, तो ये वही सेम नियम वही लागू होगा। तो वो साढ़े साती का समय कष्टदायी होता है। एक और सामान्य थ्योरी है कि साढ़े साती सदैव कष्टदायी तो हो नहीं सकती। साढ़े साती का कुछ समय अच्छा भी होता है। आम लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि साढ़े साती जाते हुए दे जाती है। तो वो कौन लोग हैं जिनको जाती हुई साढ़े साती दे जाती है? वो कौन लोग हैं जिनको मध्य साढ़े साती फायदा देती है? और वो कौन लोग हैं जिनको साढ़े साती की प्रारंभिक ढैया से कोई कष्ट नहीं होता? आज इसकी चर्चा हम करेंगे। आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इस सूत्र को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं उससे पूर्व एक बात आपको याद रखना है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अमावस्या के हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि की युति में है यानी विषयोग में है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति में है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। अभी कल के राशिफल में मैंने एक और सूत्र बताया था कि चंद्रमा जन्म कुंडली के दूसरे या 12वें भाव में बैठे हों, पापग्रह से युक्त और पापग्रह से दृष्ट, तो साढ़े साती दुर्दशा कर देती है। एक और सूत्र कि ये चंद्रमा पापग्रह से पीड़ित हों, युक्त हों या दृष्ट हों तो साढ़े साती दुर्दशा करने वाली होती है, कष्टप्रद होती है। फिर ये थ्योरी भी पूरी तरह से आप अपने ऊपर अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब 6 राशियां कौन कौन? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर और कुंभ। इन 6 राशि के जातकों की कुंडली में अगर शनिदेव चंद्रमा पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, फिर से अगर शनिदेव चंद्रमा पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं और वक्र अवस्था में हैं, तो साढ़े साती आपके लिए कष्टप्रद नहीं होती। आप साढ़े साती के 7.5 साल में लाभ उठा सकते हैं। साढ़े साती ये तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा को लगती है, और जन्म कुंडली में अगर आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, जैसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं तो पीड़ित हैं, तो साढ़े साती आपके लिए निसंदेह कष्टप्रद होती है। इस अवस्था में साढ़े साती आपको परेशान करती ही करती है। ऊपर से वो जो 90 दिन का मैंने समय बताया उसको आपने समझ लिया। अब एक और थ्योरी, इसको भी जरा समझिए। हालांकि मैं इस थ्योरी को बेहद सामान्य थ्योरी कहूंगा, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं बना रहे हैं, यानी उन पर सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही है,
या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में नहीं है या अमावस्या के नहीं है, किसी भी परिस्थिति में चंद्रमा अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो फिर ये जो थ्योरी आज आपको बताने जा रहा हूं निसंदेह आपके लिए विचारणीय होगी। ये कहती क्या है, ये थ्योरी कैसे लागू होती है, इसको जरा समझिए। मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि से। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको 7.5 की तीनों ढैया परेशान करेगी या दोनों, इसको आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। यहां अगर आप देखें तो मेष राशि के लिए प्रथम ढैया लिखा हुआ है सम, दूसरी ढैया के सामने लिखा है अशुभ और तीसरी ढैया के सामने लिखा हुआ है शुभ। 3 प्रकार की स्थिति होती है, अच्छा, बुरा, न अच्छा न बुरा, बीचों बीच की स्थिति। अब अच्छा न बुरा बीचों बीच की जो स्थिति है वो तय करेगी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर पीड़ित हैं तो सम वाली स्थिति को आप बुरा ही मानिएगा। अब मेष राशि को ये ढैया जो बीच वाली है और पहली वाली है वो तो कष्ट, लेकिन आखिरी ढैया लाभप्रद दिखा रहा है, वो कैसे? तो इस थ्योरी को बहुत सामान्यतया समझिए। मेष राशि के जातकों को जब 7.5 लगती है तो 7.5 कब लगती है? जब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों को भी 7.5 लग जाएगी। 7.5 की प्रथम ढैया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 12वीं राशि, इसके बाद खुद आपकी राशि, इसके बाद दूसरी राशि। अब शनिदेव देव गुरु बृहस्पति की जब राशि में रहेंगे तो मेष राशि को 7.5 लग जाएगी। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव अगर देखा जाए तो नैसर्गिक शत्रु नहीं है, नैसर्गिक रूप से ये दोनों एक दूसरे के सम ही हैं। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, सम हैं। तो ये वही कहना चाहता है सूत्र कि शनिदेव जब 12वीं राशि में आएंगे तो गुरु की राशि में है, गुरु की राशि में होने से सम अवस्था में है। तो सामान्य तथ्य कहता है कि मेष राशि के जातकों के लिए प्रथम ढैया सामान्य रहेगी, न अच्छा न बुरा। ठीक है, जन्म कुंडली में जैसी दशा अंतरदशा चल रहा है उसके आधार पर अगर देखें तो सामान्य रहने वाला है ये समय। अब स्वयं मेष राशि पर जब शनिदेव आएंगे तो मंगल के ये प्रबल शत्रु हैं, तो ये समय बेहद अशुभ होगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे 2.5 साल बाद तो वो वृषभ राशि में पहुंचेंगे और वृषभ राशि इनके मित्र की राशि है, तो इसीलिए यहां लिखा शुभ। उसी तरह से अगर आप वृषभ के लिए देखें तो पहली ढैया किसकी होगी? जब शनिदेव मेष राशि में पहुंचेंगे तो वृषभ को पहली ढैया लग जाएगी 7.5 की, तो वो अशुभ है क्योंकि मंगल के वो शत्रु हैं। वृषभ उनके लिए शुक्र की राशि है, ये मित्र। और मिथुन की अगर बात करें तो वो भी इनके लिए मित्र, तो शुभ। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ऐसा यहां पर देखने में आपको मिलेगा कि पहली जो ढैया है वो कष्टदायी है, इसके बाद की जो 2 ढैया है 5 साल वो ठीक है। मिथुन की बात करें तो शनिदेव वृषभ में जब होंगे तो पहली ढैया लग जाएगी, तो शुभ हुआ। मिथुन पर आए ये भी शुभ हुआ। कर्क चंद्रमा के वो मित्र नहीं हैं, फलस्वरूप ये अशुभ हुआ। उसी तरह से अगर आप कर्क के लिए लीजिए तो मिथुन राशि में रहेंगे तो पहली ढैया लगेगी, तो ये शुभ हुआ। कर्क राशि पर आएंगे तो अशुभ, और सिंह में जाएंगे तब भी अशुभ। तो ये 5 साल इनके कष्टदायी। कर्क राशि के जातकों के लिए पहली ढैया तो ठीक, लेकिन बाद के 5 साल कष्टदायी 7.5 के। उसी तरह से सिंह को ले लीजिए। सिंह में जब कर्क में शनिदेव आएंगे तो पहली ढैया होगी, चंद्रमा के मित्र नहीं तो अशुभ। सूर्य की राशि पर आएंगे तो अशुभ, और इसके बाद कन्या राशि में जाएंगे तो बुध के मित्र हैं सो शुभ। अब उसी तरह से तुला को लीजिए तो तुला में अगर कन्या में रहेंगे तो शुभ, तुला पर शुभ, और वृश्चिक में जब जाएंगे तो अशुभ। यानी तुला राशि के जातकों को जब 7.5 लगेगी तो पहले के 5 साल कोई कष्ट नहीं, बाकी के 2.5 साल कष्ट। वृश्चिक के लिए अगर आप देखेंगे तो तुला में रहेंगे पहली ढैया में शुभ, इसके बाद वृश्चिक पर आएंगे कष्टदायी अशुभ, धनु में जाएंगे कष्टदायी अशुभ। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पहली ढैया बहुत कम कष्टदायी, लेकिन बाद की जो 2 ढैया है वो बेहद कष्टदायी बनेगी। यहां पर सम लिखा है गुरु की राशि में, मैंने कहा उसको अशुभ या सम आप समझिए। धनु की अगर हम बात करें तो धनु में शनिदेव पहले वृश्चिक में रहेंगे तो अशुभ हुआ। धनु पर आएंगे तो सम या शुभ, मैंने बताया था सम को आप बीचों बीच का लीजिए, लेकिन ये मित्र वाली स्थिति नहीं है तो अशुभ ही मान करके चलिए। और इसके बाद जो है चले जाएंगे मकर में, तो वृश्चिक धनु मकर 2 ढैया सामान्य, और जब तीसरी ढैया होगी वो शुभ हो जाएगी।
तो दो ढैयाओं में कष्ट धनु राशि को, और प्रथम ढैया वृश्चिक अशुभ, दूसरी ढैया खुद धनु राशि पर ही गुरु के ये मित्र या शत्रु नहीं है, सम है, तो इसको शुभ या सम मान लीजिए। और तीसरी जो ढैया है वो शुभ होगी क्योंकि मकर राशि में होंगे। और मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के लिए धनु राशि में पहले होंगे जो कि शुभ या सम, सम इसको आप मानिए। इसके बाद खुद मकर राशि पर आएंगे जो कि शुभ होगा, और इसके पश्चात मकर से आगे की जो राशि होती है वो मकर से आगे की राशि जो होती है वो कुंभ होती है, तो भी शुभ। कुंभ राशि के लिए वैसे ही आप देखते हैं तो मकर में रहेंगे शुभ, कुंभ पर आएंगे शुभ, और आगे जाएंगे यानी मकर कुंभ मीन, मीन में जब जाएंगे तो सम। इस हिसाब से समझ में क्या आता है कि कुंभ राशि वालों को तो 7.5 में कोई कष्ट ही नहीं होगा, मैं आगे समझाता हूं। और मीन की बात करें तो मीन के लिए कुंभ में पहली ढैया होगी जो कि शुभ है, दूसरी ढैया मीन राशि पर देवगुरु की राशि सम, और तीसरी ढैया जो है वो मेष की हो जाएगी, वो पूर्णतः अशुभ है। ये एक सामान्य थ्योरी थी जो कि मैं आपको समझा दिया, पढ़ दिया सारा, ताकि सभी राशि के जातक समझ जाएं। अब फिर से आता हूं अपने विषय पर। अगर इस तथ्य को आप समझें तो आपको एक बात समझ में आएगा कि कुंभ राशि को यहां 7.5 कष्टदायी नहीं दिखाई पड़े। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा पूर्व में, अभी थोड़ी देर पूर्व मैंने 7.5 के बारे में बताया था। सामान्य तथ्य यही है कि अगर आप कुंभ राशि के हैं, मकर के हैं, तो शनिदेव खुद की राशि में होते हैं। यहां पर जाहिर सी बात है कि मकर राशि को अगर 7.5 की मध्य ढैया चल रही होगी तो उसी दौरान तो शश महापुरुष योग भी चल रहा होगा। समझने वाली बात है कि उसी दौरान शश महापुरुष योग चल रहा होगा, तो शश महापुरुष योग तो महान राजयोग है। इसीलिए आपको मकर कुंभ में बहुत कम कष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, यह एक सामान्य थ्योरी है, सामान्य तथ्य है। पूरी 7.5 निर्भर करती है जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर। आप कुंभ राशि के हैं कि मेष राशि के, फर्क नहीं पड़ता। हां, जैसा अब मेष राशि को ले लीजिए, मेष राशि से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मेष राशि को 7.5 में कष्ट प्रबल दिखा रहा है, होगा। मंगल शत्रु भी है शनि के, लेकिन जन्म कुंडली में शनिदेव का संबंध चंद्रमा से हो गया है मेष राशि की कुंडली में, तो तीनों ढैयाओं में मैं समझता हूं कि जहां शुभ लिखा है वहां भी कष्ट की ही स्थिति रहेगी, कोई खासा अंतर नहीं आएगा। मानसिक अशांति और परेशानी अंत तक। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शनिदेव का सीधा संबंध चंद्रमा से नहीं है, तो ये जो आप देख रहे हैं सम अशुभ और शुभ, ये फिर सूत्र वहां पर लागू हो जाएगा कि आपको, अगर आप मेष राशि के हैं और ऐसी स्थिति है कि चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, शनि से सीधा उनका संबंध नहीं है, तो आपको 7.5 में किससे डरना चाहिए? मात्र एक ढैया जब आपकी राशि पर शनिदेव आएंगे, तब वहां पर यह सूत्र 120% लागू होगा, 120%। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित है तो फिर आपको यह तय रखना होगा। जैसे वृश्चिक राशि को अगर देखें तो मेरी नजर में वृश्चिक राशि के लिए तीनों जो ढैया है वो लगभग कष्टदायी होती है, क्योंकि चंद्रमा यहां पर नीच राशि में है। लेकिन चंद्रमा नीच राशि में है, यह तो एक तथ्य है। मान लिया जाए कि जिसकी वृश्चिक राशि है उनका मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है, उनका मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है, चंद्रमा का नीचत्व भंग हुआ है, चंद्रमा किसी भी प्रकार से शनि की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, चंद्रमा किसी नीच राशि में होने के बावजूद गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, कोई पापग्रह चंद्रमा को नहीं देख रहा है। तो निसंदेह ये जो 7.5 मैंने बताई है शुभ सम और शुभ, ये निसंदेह ये घटित होगी। फिर ध्यान से सुनिए, शुभ सम और शुभ जो मैंने बताया है यही वाली घटित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नहीं तो फिर वृश्चिक राशि वाले को क्लियर कर दिया कि तीनों की तीनों ढैया कष्टदायी होती है। तो आशा करता हूं, अभी कल कुंडली विश्लेषण में इस सूत्र का मैंने जिक्र किया था तो बहुत सारे दर्शकों ने यह प्रश्न कर दिया था कि आपने किस आधार पर ऐसा बताया। इसी आधार पर, आधार यही है क्योंकि 7.5 चंद्रमा को लगती है और चंद्रमा शनि जिसके मित्र और शत्रु हैं उसी के आधार पर यह तय होता है। तो आशा करता हूं इस तथ्य को आपने भली भांति समझ लिया होगा। इसको आप अपनी राशि वाइज नोट करिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि यह सूत्र पूरी तरह सही है। गलती तब जब आप, कई लोगों को ऐसा होगा कि नहीं मेरी तो 7.5 आप अच्छा करे उसने बर्बाद कर दिया, जरूर किया होगा, मैं उसमें खंडन नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आपके शनि चंद्रमा आपके पीड़ित अवस्था में हो
और या फिर हो सकता है आपने जहां खराब देखा हो वहां आप कहेंगे कि वही मेरा सबसे बढ़िया समय है, हो सकता है ऐसा भी होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखनी होगी, बाकी की ग्रह स्थितियां 7.5 हो। गोचर को अभी मैं हाल फिलहाल में एक और वीडियो गोचर पर बनाने वाला हूं। गोचर को बृहद ढंग से समझाने के लिए मैं प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा, क्योंकि गोचर को समझना मुझे लगता है कि जन्म कुंडली में सबसे जरूरी विषय है। तो 7.5 भी एक गोचर ही है, उसको मैं भविष्य में आपको बाकायदा केवल 7.5 नहीं, 7.5 आज मैंने आपको समझा दिया, गोचर के बाकी के तथ्यों को मैं आपको प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर कभी समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय को आपने समझ लिया होगा। 7.5 जब भी आपको कष्ट दे, 7.5 से जब भी आप पीड़ित हो, मेरी सिर्फ एक राय मानिए, चाहे आप किसी भी राशि के हों, चाहे आपकी राशि के सामने मैंने यहां जो भी तथ्य लिखा हो, मेरी एक राय मानिए, सदैव सुरक्षित रहेंगे। और यह मूल मंत्र है, हनुमान जी की आराधना। मैं दावा करता हूं कि अगर हनुमान जी की शरण में है, उनके दर्शन कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, 7.5 जरूर आएगी, 7.5 कष्ट भी पहुंचाएगी, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।